नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में चंद्रदेव राम यादव करेली जी हैं, जो आजमगढ़ से आते हैं। और हम आपको बता दें कि चंद्रदेव राम यादव करेली जी जो मैनपुरी की करहल विधानसभा थी, वहां के प्रभारी भी थे इस लोकसभा के चुनाव में, जहां से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी। और 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। और क्या है 4 चरणों मतदान होने के बाद क्या है इंडिया गठबंधन की स्थिति, कितनी सीटें इंडिया अलायंस जीत रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार करीब 4 चरणों के मैदान में, इंडिया गठबंधन की हवा टाइट है। ऐसे में मंत्री जी हमारे साथ हैं। हम समझते हैं कि पश्चिमी यूपी में मंत्री जी 4 चरणों के मतदान तक वहां पे लगातार बने हुए थे और करहल जो विधानसभा है वहां के प्रभारी थे इस लोकसभा के चुनाव में। सर, आप वहां प्रभारी थे और 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, और क्या स्थिति है, कितनी सीटों पर आप लोग फाइट कर रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में हमने देखा कि भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है और वही हालत पश्चिम में भी था। और जो हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश जी ने पीटीए का एक समीकरण बनाया, उस पीटीए ने अब की बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और उधर पश्चिम में मेरे समझ से किसी एकाध सीट पर भाजपा सामने रहेगी, नहीं तो बहुत दूरी रहेगी। और पश्चिम में ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मैनपुरी को लेकर बीजेपी एक नैरेटिव सेट करेगी, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की हवा बड़ी टाइट है। कैसे आप वहाँ प्रभारी रहे, हम समझना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैनपुरी में अगले बार जो उपचुनाव में हमारी नेता डिम्पल जी ने जीत दर्ज किया था, उससे अब की बार ज़्यादा वोट से जीतेंगी। करहल में अगले बार 75,000 से जीत हुई थी, अब की 1 लाख से जीत हो रही है। इसलिए कि करहल का हमारा जो पिछड़ा समाज है और दलित समाज है, अब की बार मन बना के वोट दिया है। सबसे ज़्यादा हमारा वहाँ साक्य बिरादरी और पाल बिरादरी, ये पिछड़ी जात का बहुत ज़्यादा संख्या है। ये दोनों समाज, पाल समाज के लोग और साक समाज के लोग, अपना चुनाव और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कामों से और उनके झूठ बोलने से अब जनता ऊब चुकी है। वही हाल मैनपुरी में थी, एटा में थी, इटावा में थी और फिरोजाबाद में थी। मैंने उधर की सारी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार क्या मार्जिन होगा जीत? मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे हमारे नेता। ये लिए कि कन्नौज भी उसी करीब में था और कन्नौज के वहाँ का जो धरोहर चीज़ थी उसकी बीजेपी ने समाप्त कर रही है। और बहुत काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ किया था, समाजवादी के लोगों ने किया था, समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ था। इसलिए जनता मन बना के, कितना हूँ ये लोग कुछ किए, लेकिन जनता मानी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया। मुझे लगता है लाखों, कई लाखों वोटों से जीतेंगे। मंत्री जी, हम बात करें, आप आजमगढ़ से आते हैं, वो आप पूर्वांचल में आजमगढ़ में आ भी चुके हैं, लगातार यहाँ कंपेनिंग भी कर रहे हैं। यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में, जिस तरह से उपचुनाव में उन्हें हार मिली थी, दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते थे, इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि उस बार जो 4 या 5 हज़ार से हम लोग हार गए थे, वो हम लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से हम लोग हार गए थे। और अब की बार तो मेरे समझ से, आप तो सब जान रहे हैं, मेरे समझ से जो मैं घूम करके देख रहा हूँ, वो मैनपुरी से आने के बाद 100 गांव में मुझे जाने का मौका मिला। ख़ास तौर से अति पिछड़ा और अपने दलित भाइयों में गया। जितने लड़के पढ़े लिखे हैं वो मन बना करके बीजेपी को हटा रहे हैं। तो अब की बात तो यहाँ कई सीटें जीती जा रही हैं। लालगंज भी हम लोग जीत रहे हैं, ये सदर जीत रहे हैं, गाजीपुर, जौनपुर, ये घोसी और बलिया, ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
आजमगढ़ और या पूर्वांचल की बात करें, चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, जौनपुर हो, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उसी गढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सेंध लगा दी और बीजेपी से उपचुनाव जीत गए। और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि इस बार भी धर्मेंद्र यादव को काफ़ी ज़्यादा अंतरों से चुनाव हराएंगे। ऐसा है कि वो बात जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं बताया ना कि अगले बार जो उपचुनाव हुआ वो हम लोगों की गलती से निरहुआ जीत गया था। अगर यहाँ हमारे कार्यकर्ता उसको गंभीरता से नहीं लिए, ये लगा कि हम लोग जीत रहे हैं, यहाँ कौन जीतेगा, उसके वजह से वो 2-4 हज़ार से जीत गया। वो जीत कोई जीत थी। अब की बार वो लाख प्रयास कर ले, निरहुआ कई लाख वोट से हारेगा। मंत्री जी, आप बसपा में राजनीति कर चुके हैं, आप बसपा सरकार में मंत्री भी रहे थे, तो और अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं और आपको बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव देते हैं। अब ये मैंने देखा 22 के चुनाव में भी देखा, अभी 24 के चुनाव में भी देख रहा हूँ, और 19 का चुनाव भी आप लोकसभा का चुनाव लड़े जब मायावती और बसपा और समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। तो इस बार जिस तरह से टिकट वितरण किया गया है, पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है और लगभग अगर देखा जाए तो पीडीए जो उनकी हिस्सेदारी उससे ज़्यादा टिकट दिया गया है, तो कैसे देखते हैं इस बार की? ऐसा है जी कि ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया, ये पिछड़ों और दलितों के लिए गैर बराबरी जो थी उसमें समानता का अधिकार दिया, लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। वो 100 में 85 संख्या है पीडीए और दलित की। तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टिकट वितरण किया, वो संविधान और बाबा साहब के बात को देख करके किया, और उसका फ़ायदा ये मिला कि इस समाज को शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी लोग देना नहीं चाहते थे। अब ये पीडीए के लोग इतनी पा गए टिकट, सबका रास्ता दिल्ली के जाने के लिए, अपने समाज का काम करने के लिए, ये पिछड़ों का काम करने के लिए, दलितों का काम करने के लिए उनको रास्ता मिल जाएगा। शासन में पूरी भागीदारी मिलेगी और संविधान बचाने की जिम्मेदारी भी मिलेगी, क्योंकि बीजेपी संविधान को हटाना चाहती है, बदलना चाहती है। तो संविधान की रक्षा के लिए हमारा दलित समाज और पिछड़ा समाज पूरी तरह से लामबंद है। मैंने एक सवाल उसी में था कि आपने बसपा के साथ पॉलिटिक्स की है काफ़ी लंबे समय तक। इस लोकसभा के चुनाव में आप बसपा को कहाँ देख रहे हैं? जिस तरह से आकाश आनंद ताबड़तोड़ कैंपेनिंग कर रहे थे, फिर उनको पार्टी बैठा दिया जाता है, मायावती बना कर, मायावती जी भी नहीं निकल रही उतना, और लगातार प्रत्याशी भी बदले हैं। क्या बसपा का भी इस तरह से राजनीति की थी कि ये नई राजनीति है? ये इस समय जो बहन जी बसपा पार्टी को चलाना चाहिए उस तरीके से नहीं चला पा रही हैं। उसका कारण है कि भाजपा इतनी काफ़ी दबाव बना दिया है, फर्जी उन पर कागज़ पत्तर दिखा करके अब फर्जी तरीके से धमका दिया है कि बहन जी उससे डर गई हैं और बसपा को जिस रास्ते पर चलना चाहिए था उससे वो डर के मारे रुक गई हैं। नहीं तो संविधान हमारी मूल चीज़ है और उस पर कुठाराघात हो रहा है, और वो मेरे समझ से जैसे आना चाहिए बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है अगर बसपा लड़ाई में नहीं तो उसका कितना असर पड़ेगा? क्या भाजपा को फ़ायदा होगा कि समाजवादी पार्टी को फ़ायदा? कभी भी बसपा का वोट भाजपा को कतई नहीं पड़ेगा। ये मनुवादी पार्टी है, ये पुराना इतिहास बनाना चाहती है, ये गुलाम बनाना चाहती है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है, संविधान में जो हम लोगों को अधिकार मिला आरक्षण उसको ख़त्म कर रही है। तो ये दलित कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो एक वोट अब की बार संविधान को बचाने के लिए और अपने अधिकार को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है।
मंत्री जी, आप लोग पीडीए की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं और पिछड़ों दलितों के हक की बात करते हैं, लेकिन क्या पिछड़ा दलित समझ रहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहते हैं 5 किलो राशन वो दे रही है, क्या ये तमाम सारी चीज़ें 5 किलो राशन उस पर भारी पड़ जा रहा है? ऐसा है, ये राशन तो कांग्रेस ने शुरू किया था और देश में अपनी जनता को राशन देने का काम अगर पीडीए की सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो जिस तरीके से ही 5 किलो दे रहे हैं हम लोग 10 किलो देंगे। ये तो हमारी जनता है। हमारे यहाँ अगर अन्न ज़्यादा पैदा होगा तो अपने लोगों को देने में क्या दिक्कत है, देना है। लेकिन नौकरी रोजगार, लेकिन ये जो असली चीज़ है वो तो नहीं न देना चाहिए। एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। हाँ, न ये शिक्षा पर बात करती है, न दवाई पर बात करती है, न महंगाई पर बीजेपी बात करती है, और केवल बात करती है भाई से भाई लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो। जो पाकिस्तान 5 मिनट नहीं टिकेगा हिंदुस्तान से सामने, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। वो 5 मिनट लड़ पाएगा हिंदुस्तान से? उसकी बात करते हैं। ये केवल बहकावा करते हैं और डराते हैं। अखिलेश यादव जी भी एक मंदिर में गए थे कन्नौज में, तो अखिलेश जी और डिम्पल जी दोनों लोग गए थे, तो उस मंदिर को वहाँ के सांसद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धुला। कैसे? इनकी पुरानी परंपरा है। ये कहाँ हम लोगों को बराबर का दर्जा देते हैं, ये हमेशा नीच समझते हैं। बताइए, ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में जाने के बाद उसको गंगा जल से धोते हैं। सबसे ज़्यादा पुजारी हम लोग हैं, ये तो ढोंग करते हैं, ये कहाँ पूजा करते हैं। हम लोग कभी भी, ये लोग रामलला को लाए हैं। हाँ, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि राम को नहीं मानते हैं, राम को भी हम लोग मानते हैं, वो हमारे भगवान हैं। ये फ्रॉड है बीजेपी वाले, ये वोट का धंधा करते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए अब की बार जनता समझ गई बाबू, और किसी भी तरीके से इनको हटा देगी। कितनी सीटों पे आप लोग फाइट कर रहे हैं, कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? यहाँ बीजेपी तो नहीं, मैं ऑल ओवर यूपी की बात कर रहा हूँ। योगी जी कहते हैं कि 80 में 80 ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। योगी जी तो पहले अपन कुर्सी बचाओ हैं। योगी जी जो कह रहे हैं, उनकी कुर्सी खुद खतरे में पड़ी है। और कितनी सीट की बात मत करो। यहाँ मेरे समझ से जो हम लोग देख रहे हैं, पूर्वांचल की एको सीट नहीं मिल रही है। और जहाँ मैं काम करके आया मैनपुरी के इलाके में, वहाँ भी ये लोग कतई नहीं जीत रहे हैं। अब पश्चिम की जो सूचना मिली, जो हम लोगों ने देखा, ये लोग वोट रोक रहे थे, नहीं रोक पाए। जनता जब वोट देना चाहेगी कोई रोक पाएगा? यहाँ भाई मैं अपील करूँगा पूर्वांचल की जनता से, आजमगढ़ के लोगों से, अपने मुबारकपुर के भाइयों से, दलितों से, पिछड़ों से, अपने सभी समाज के लोगों से, कि अगर अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं और महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं और इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो मैं ये भी फिर अपील करूँगा कि इतनी बड़ी जीत कर दें कि जो आजमगढ़ का इतिहास रहा उसको फिर पुनः स्थापित करें। आजमगढ़ में जो कुछ हुआ है, कभी भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। आजमगढ़ जनपद या पूर्वांचल बनाने का, विकास का काम जो हुआ, अब ये दरिया देख लो। चीनी मिल कौन बनाया? बीजेपी वाले बनाए, नेताजी के सामने बना। ये पीजीआई कौन बनाया? ये लोग बनाए। ये एक भी काम यहाँ कतई नहीं करते और खाली बरगला करके वोट लेना चाहते हैं। तो जनता अब चालाक है। मेरे समझ से, मैं गांव में, मुझे करीब 100 गांव में मैं गया जी, हर समाज के लोगों का वोट मिल रहा है। जाने के बाद एक तरफा बीजेपी को हटाने की बात हो रही है। यहाँ तक कि महिलाएं भी तैयार है कि अब की बार इनको हटा दिया जाए, नहीं तो बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ
कि आप लोग भी सहयोग करिए। धन्यवाद। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती, बीजेपी लगातार सवाल प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमेशा ये मुद्दा बीजेपी उठाती है कि ये बड़ी बात है, ये मैं नहीं इसको बता सकता। ये हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, जो फैसला करेंगे, जो कहेंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोगों की इच्छा रहेगी कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन जैसा उनका फैसला होगा वो हम लोगों को वो चीज़ खुशी।